मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। ये एक बहुत प्रिविलेज की बात है कि इतने सारे बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था एंड वी वर वन ऑफ देम। I saw the previous Pariksha Pe Charcha programs and it was in the auditorium. I thought this is going to be like that only. But this time it's very different. The format is just totally changed. इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। I'm excited. I'm like cheerful. The only thing is like I'm very excited. आखिर वो दिन आ ही गया है कि जब हम पीएम से सामना सामनी मिल सकते हैं। Today I'm here to interact with The Prime Minister of India. PM Modi ji. When he arrived, everyone was surrounded with positivity. क्यों आपको अलग बिठाया? उनको देख के सब पॉजिटिव ऑरा आया। 3 लोगों में से कितनों को पहचानते हो? सर मोस्टली सभी को। तो सबको बुलाए घर पे? सब बुलाऊंगा जरूर। अरे बुलाएंगे क्या, पहले से बुला रहा था। And he was like very charming थे वो, बहुत ज़्यादा। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, जिसको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा खा सकते हैं। पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल का लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? अच्छा। ऐसा लगा कि अच्छा हमारे लिए भी कोई थिंक करता है। और किसी को लेने का मन करता है? सर हाँ, ये बड़ा अच्छा। बहुत अच्छे लगे सर। हाँ। बैठिए। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। Yes sir. शरीर को गर्म रखता है। तो आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? जो अपने बॉडी के लिए सर जो भी मिनरल्स चाहिए सब उसकी बस रिक्वायरमेंट को अपन को नहीं, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे? Actually इंडिया में मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन। मिलेट किस किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, जोवर, सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया था। और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर आटे के साथ मिक्स करके थोड़ा गेहूँ, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके सर। हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है। हर जगह पे होता है और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे, जूस ले लेते होंगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? Yes sir. क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। हाँ, अच्छा ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32।
हाँ 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है, यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यस सर। ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं देखिए, सच बताना यहाँ, ऐसा मत करो। सच में सर। हम जैसे चाय चुस्की लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना। सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता, सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है, क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। हमारे लिए यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता हूँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कुछ छोटी मोटी वहाँ कुछ है खेत में, वैसी कोई चीज़ खानी है तो खा लेते हैं, और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। अब तो जाते ही कहते होंगे मैं भी खेलने जाना है मुझे, या टीवी शो देखना है, या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी भूख नहीं लगी। नहीं सर। एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है। एग्जाम टाइम में ज़्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना पड़ता है। तब अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, शाम, जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ऐसे नहीं स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगेगा फट जाएगा। करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था। तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे, गेहूं खाएंगे तो ये तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा। तो वो चावल ही खाता था। ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या खाना है, ऐसा नहीं करते हो ना? नहीं। हाँ। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं?
नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलते? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गज़ल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह। वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर नहीं करते। नॉलेज ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कोई जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना। इसका मतलब आप पर प्रेशर है जी। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है? यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सर सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर कोई कहता है 4 आ जाए, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। He said, whatever the stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? हाँ। खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर,
जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सके। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? जी सर। जी आते हैं सर, मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो और शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊँगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है, तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक ने पूछ लिया, अरे भाई आप कुछ बीमार लग रहे हैं, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता। Yes, sir. जी सर। यू विल हैव टू कमांड। Yes, sir. लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदलते हैं। लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। Yes, sir. अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। Yes, sir. अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है, 80% आपने मदद की थी, Yes, sir. लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया या पिताजी ने कहा बच्चे को कि मेरा हाथ पकड़ लेना, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कैसा है, पिता को कहता है मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या? बोले मैं आपका हाथ पकड़ूं तो कभी भी छूट सकता है, Yes, sir. लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई? मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी आर्य कल्याणी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर? बिलोनिया, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। से कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? रिश्वत देनी पड़ी? तो कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं चलता। नहीं चलता है। अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपसे अपनी दिल की बात
बोलने के लिए मैं यहाँ पे चला चलिए, आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करें। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम 10th हो या 12th के बाद, या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज़ होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो आप डांस जानते हैं? हाँ सर, मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग मतलब बोल देते हैं। कैसे करते दिखाइए। ऐसे वाला, ऐसे वाला। और बंगाली लोग का धुनोची नाच है, ऐसे फिर ऐसे होता है। अच्छा, आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान उतर नहीं, जाती है? थकान उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए, दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता हुआ बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दें नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पर चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? सर इंटरेस्ट, आप सही कह रहे हो सर, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अंदर। तो अगर किताबी कीड़ा बन के रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। तो किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। यस तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस देके गए हैं। इज आल्सो एम्पावरिंग ऑल द जनरेशंस। कि उन्होंने हमें जो जो बताया, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। बैठो बैठो। हाँ चलिए, पूछने वाले हैं जरा यहाँ आकर के पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रीति बिस्वाल है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को देखा है मेरे क्लास में कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिलती। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस नहीं देना चाहिए। अब बैठिए। आपको भी मैं एडवाइस दूंगा ना तो आप तुरंत सोचेंगे ये मुझे क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे लिए उनको क्या लगा होगा, क्या मेरे में कमी है। यानी इंसान
बड़ा डिफिटिस्ट मेंटालिटी का हो जाता है। तो ऐसा करने से कभी भी आप अपने साथी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ये होगा कि उसमें अच्छी चीज़ कौन है, कौन सी वो आप ढूंढो। 5-7 दिन बात करोगे ध्यान में आएगा ये गाना अच्छा गाता है, याद आएगा कि कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, कुछ तो अच्छा होता ही। फिर आप उससे उसकी चर्चा करो तो उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा है, मेरी अच्छी बातों का पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या होता है तुम्हें, क्या होता है, जरा उसको पूछो, तो कहेगा नहीं मैं घर में अच्छा नहीं है, टिकना नहीं है। उसको कहो मेरे घर आ जाओ, चलो अपन साथ पढ़ते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ज़्यादातर टीचर पढ़ाते हैं लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते क्वेश्चन आंसर लिखो। मेरा हमेशा मत रहा है जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत डालनी चाहिए। ये जो कविताएं लिखते हैं, विराट ने जैसे कविता सुनाई, आकांक्षा ने जैसे कविता सुनाई, ये जो कविताएं लिखते हैं उसका मतलब वो अपने विचारों को बांधते हैं। मुझे याद है मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद वो उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? तो बोले वो ध्यान नहीं देता है। मजा ये हुआ कि उस स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज़्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। अगर टीचर का काम है कि उसकी उस ताकत को पहचाने। मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको। हाँ करेंगे? हाँ करेंगे। आज करेंगे? अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 पर याद करो। फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो क्या? उनका, उनके पिताजी का, तो इसमें 10 हो जाएंगे। फिर लिखो उनके पिताजी, माताजी, परिवार के सबका नाम आता है तो हो सकता है संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो कि उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, ऐसे ही चल रहा है हवाबाजी। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ये वैभव को मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव में गुण कौन सा है, मैं लिख सकता हूँ क्या? आप अगर ये आदत डालेंगे तो आपके अंदर भी किसी भी बातों में पॉजिटिव क्या है ढूंढने की आदत बन जाएगी। अगर ये हम करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे परीक्षा पास आने लगती है तो विद्यार्थियों के मन में एक दबाव होने लगता है कि जल्दी से जल्दी सब पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो सर इस समय में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सोना, खाना पीना, थोड़ा सा सर इन सब का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो सर आप इतने अच्छे से अपना डे प्रोडक्टिव मैनेज कर लेते हैं, तो सर ऐसे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से वो अपने पूरा दिन और पढ़ाई को अच्छे से कर सकें? पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे हैं। यस ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन खपाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। जी सर। उनको कोई समझ नहीं होती। जी। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए। यस सर। फोन आया तो चिपके हुए हैं। उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना चाहिए। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं। जी सर। और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए। जी सर।
चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूँगा। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले, अब लड़ाई शुरू करें। मन में एक भाव विजेता होना है। मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी है, मुझे झुकना नहीं है। 24 घंटे सबके पास ही होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ गप्पों में लगा देते हैं, जैसा कि सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, हम जैसे अपने काम समय पे कर सकें और प्रोडक्टिव रहें पूरे 24 आवर्स। Sir, at first, as you have gave a very great answer, so for that we would do a clapping, but with a twist, which is called as the flower clapping. ये क्यों होता है मालूम है? Sir, this is for disabled people who can't hear. वो तुरंत ऐसा करके दिखाते हैं। सर, हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर, ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो सर, ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? वैभव, मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर, थोड़ा बहुत तो होता ही है सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत है। क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर, एक बात तो होती है, क्योंकि सर एग्जाम्स तो होते ही हैं टफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे, यार कल पढ़ नहीं पाया, मैं नींद आ गई। जी सर। यार कल मूड ठीक नहीं था। सब ऐसी ही बातें करते हैं टेलीफोन पे दोस्तों से भी। फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ, अभी का टाइम, प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो, अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर, हवा तो पहले भी चलती थी, ध्यान नहीं था। yes, हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं, स्टूडेंट्स लाइक अस सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर। तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। लगता है ये सर खा रहा, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे। और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या, चल थोड़ा आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था। हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है वो कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है, हाँ यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, संभालो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है, कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने के मन करता है मेरा, आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं।
आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। Sir, I had one last question. That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their parents? ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, वो पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रस नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं होते, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करें? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेता। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने पेरेंट्स को भी एक मैसेज दिया था कि बच्चों पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से सीखना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वहाँ चलना है। आइए थोड़ा निकट आइए, सब लोग काफी दूर दूर है। मेडिटेशन करना है। यस सर। हाँ, मेडिटेशन सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित कर। देखिए अभी ये फाउंटेन चल रहा है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिए। कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? मुझे इस सब में से सबसे अच्छी बात तब लगी जब पीएम सर ने सबको मेडिटेशन कराने के लिए बोला, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीदिंग। सर प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप। राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको
मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है, तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा क्या? नहीं। उसका एक टेक्निक है। आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर, यस। 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। यस सर। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ना, ऐसे हाथ अंदर फिट करके अब बैठ जाइए। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सचमुच में हो रहा है। सच में हो रहा है। सर जब यहाँ आए तो हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जो भी घबराहट वगैरह थी सब दूर हो गई। He taught us how to meditate, जिसके वजह से हम हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री करते हैं हम। He also told us how we can control our breathing. We must also not take that much of stress. He said, whatever that stress it may be, just उन्हें खोल के एंजॉय करो, don't even think about it. अच्छा ऐसा करो, पास में आ जाइए सब। चलिए, अपना गुरुकुल है आज। सर हमने मॉर्निंग में लाफ्टर थेरेपी भी करी। अच्छा, वाह। कौन सबसे ज्यादा हंसा रहा था? सारे। क्या सिखाया था? कोई जरा करके दिखाओ मुझे। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे, पागल होकर के आए। एक काम करिए, घर में सबको इकट्ठा करके करिए। इसकी एक खुशी की अपनी एक ताकत होती है, और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फर्क दिखेगा, घर में वातावरण बदल जाएगा। हमने जब पिछली बार जैसे कि थोड़ा सा पीएम सर स्टेज पे थे, बाकी बच्चे नीचे थे, हमने सोचा वैसा कुछ ही होगा। वैसा नहीं था, जो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज़। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया। 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए। उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप
किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के, देखो बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा, मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ आप अपने में ही खोई खोई लग रही हो, खुल करके मिल नहीं रही हो। As being a senior student of my school, much of the time I used to motivate my juniors regarding their test examinations or whether it's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हो, किसी को शेयर नहीं करती हो। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई, दूसरा हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिएगा। आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। तो देखिए आज मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने आप को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बातों से मुझे मोटिवेट किया था। सर आपका कौन सा मोटिवेटर है? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग हैं। जैसे अजय ने गीत लिखा, परीक्षा पे चर्चा मेरी किताब, तो मैंने भले लिखी, लेकिन कोई अजय है अपने गांव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती हैं। मनन चिंतन आत्मसात होता है, इसमें मतलब बात को पहले सुनते हैं, उस पर समझते हैं, वो आत्मसात कर नहीं पाता। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया, तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने इतने फायदे होते हैं, फिर मैं सो गया, फिर आत्मसात कैसे होगा? मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश की। क्या अगर मैं करता हूं तो मैं आत्मसात कर सकता हूं। ज्यादातर लोग खुद से स्पर्धा नहीं करते, औरों से करते हैं। अपने से जो दुर्बल है उसी से स्पर्धा करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, मेरा 35 आया। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। है एक आदमी है, वो इस संसार के लिए दीपक बन गया। है एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल बनकर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया। है एक आदमी है जो आज हमारी भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रियतम श्री नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम लिखते समय मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसकी अगर मैं फेल हो गई तो, और उसके जो परिणाम हो गए उसके बारे में हमेशा वो चिंता रहती है मन में। फेलियर से कैसे बच पाए? स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं। उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा
कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा कि जो क्रिकेट मैच होती है ना, तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी है, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती हैं कि वो उसके जीवन का संबल बन जाता है, ताकत बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। यस सर। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर का फिर कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन सर। तो जीवन बोलना चाहिए। मैं अजय, मैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। क्या आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, परंतु कई बार हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात है, हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है। और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जानें, समझें, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। सर किसी काम को अच्छे से करने के लिए हमको अपना बेस्ट कैसे देना चाहिए? हमें निरंतर बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और बेस्ट करने की पहली शर्त होती है कल से अच्छा करना। हमारी फैमिली हमारे भले के ये बोलते हैं कि तुम्हें तो ये स्कीम देना चाहिए, तुम्हें इस विषय में जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो, हमें क्या करना चाहिए? फिर उनकी माननी चाहिए या अपनी सुननी चाहिए? ऐसा है, उनका मानना चाहिए और फिर उनको मनाना चाहिए। जब आप उनको पूछोगे कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं करूं, हम बताइए कैसे करूं, अच्छा इसका कहाँ मुझे मिलेगा, आप मेरी क्या मदद करोगे? फिर आप प्यार से उनको कहिए कि मैंने ऐसा सुना था, ये कैसा है, तो धीरे धीरे वो भी दिमाग अप्लाई करेंगे। आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा प्रश्न सुना, मेरे प्रश्न का आंसर भी दिया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें भी सिखा के गए। शांत रहना और पॉजिटिविटी, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए दिमाग में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर आजकल के ज़्यादातर विद्यार्थी एग्ज़ाम परीक्षा पे जाके सर ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका टाइम के अंदर उनका पेपर ख़त्म नहीं होता, या फिर उनको उसकी वजह से उनका बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर भी उन पर क्रिएट होता है सर। तो सर मतलब उस प्रेशर और टेंशन से वो कैसे डील करें? ऐसा है कि उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कसरत करनी है, जहाँ दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है।
कभी आता है तो उसमें ज़्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। मैं पीवीआर बालिका उन्नति पाठशाला में 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ और इस सुंदरी वन में आपके साथ रहना हमारी भाग्य की बात है। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपसे हमको आजकल किताबें में पढ़ते रहते समय हमको ये पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बदला जा रहा है। हम क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता है। ज़्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ काट दूंगा। कोयला कितना ही जलाना पड़े मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज्यादा विनाश किया। प्रकृति के शोषण वाला हमारा कल्चर नहीं है। मेरा एक मिशन लाइफ है, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मैं कहता हूँ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का पोषण करे। हमारे यहाँ माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, सुबह बिस्तर से जब जमीन पर पैर रखते हो तो पहले धरती माता से माफी मांगोगे, माँ मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, उसके त्योहार होते हैं, नदी को माँ मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्कार के प्रति हमें गर्व करना होगा। और आपने देखा होगा भारत इन दिनों एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए ये दो माँ की बात है। एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया है। तो अपनी माँ की स्मृति में पेड़ लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई थी। पेड़ किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लोग करेंगे, एक लगाव होगा, ओनरशिप होगी, तो प्रकृति की रक्षा होगी। क्योंकि नेचर इज वन ऑफ द great part which plays in our life. We should talk to the tree and they benefits us a lot. So we should promote nature. सब लोग आ गए भाई अपना अपना पेड़ लगाने के लिए। लगाइए आप लोग। जैसे पेड़ लगाए ना, पानी पिलाने का उपाय क्या, तो ये एक तरीका है। तो उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना चाहिए और उसको पानी भर देना। महीने में एक बार पानी भरोगे, इसका ग्रोथ एकदम से जल्दी होगा और कम से कम पानी से तैयार होगा। तो ये प्रैक्टिकल सब जगह पे करना चाहिए। चलिए, बहुत बधाई सबको। So thank you so much for being here and for giving this wonderful opportunity for us. Thank you. सर आज कौन सी चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रही? सर इन्वायरमेंट वाला। एनवायरमेंट वाला? यस सर। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो। पूरा दिन यादगार है क्या? तो हमारे लिए एग्जाम कोई टेंशन नहीं है। कोई एग्जाम का टेंशन नहीं। अब मार्क्स अगर कम आएंगे तो ठीक है कि आप जीवन में सफल होने चाहिए। तो अब एग्जाम हमसे डरने लग जाएंगे। चलिए, सबको बहुत धन्यवाद। यस सर। और घर में दादागिरी मत करना। तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। तेरे को मत डरा। नो सर। That was Prime Minister Narendra Modi engaging with students in the much anticipated Pariksha Pe Charcha 2025 program. This was organized at the Sundar Nursery in New Delhi. Well, he gave a lot of health tips, time management tips to the students, 36 students who were selected from all states and union territories to interact with the Prime Minister. The Prime Minister gave the example of a cricket match to be able to master pressure in one's life. He advised students to set clear goals for the day so that one is able to master their performance. He asked students to go within to understand
which career path aligns with their likings and their personality. Answering to a question from a student from Bihar, Prime Minister Modi said, in order to be a good leader, one has to be an example to lead the world. He asked the students to care for the people around them, be there where you feel there is a scope to add, and that would validate one's leadership. Answering another question on balancing one's hobbies with studies, Prime Minister Modi advised students to tell their parents to allow them to do something that relaxes them. He even gave the message to the parents to not treat their children as models or as a tool to satisfy their unsatisfied egos. He also advised teachers to not compare their students publicly. Prime Minister Modi gave a lot of tips. He asked the pupils to maintain a diary of the tasks of the day and do that task first, which is difficult, and one should keep challenging oneself. That's what the Prime Minister told the students. So sitting in the lush greens of this nursery, Prime Minister Modi gave valuable life lessons to these students. These lifelong messages will be an inspiration to all those preparing for their exams this year. And let's now quickly go over to my colleague Kriti Vadera joining us. Kriti, well, it was a very revamped version of Pariksha Pe Charcha, going outside from not in the auditorium, and obviously Prime Minister Narendra Modi showing his obvious love and affection for these students. Well, yes, Tanvi, as we discussed in the morning also, that it's going to be a new look for Pariksha Pe Charcha 2025, and now we have witnessed the revamped PPC of this year. And of course, it was very warm, very affectionate and very engaging as an episode where PM Modi interacted with these 36 selected students from all across the country. And major takeaways, if I talk about from this conversation, which we all have just seen. First and foremost, the way PM started, guiding them, telling them good examples from his life, from our community, and telling them to get up early during this examination time and take a walk in the lap of Mother Nature to keep them relaxed, to be mindful. So this was the major takeaway during this examination time. Adapting a healthy lifestyle, eating right, managing their stress. So all such key takeaways can be taken from the students throughout the country today from this episode. And of course, leadership insights, as you also mentioned, that were also given in this episode by PM himself. And team building was also discussed. The team spirit has to be there within the students. The peer participation is very important during examination time. And holistic learning, when we talk about learning during examination time, it has to be holistic. And it should be learning beyond the books. So that also was discussed. And majorly, if I talk about the parents, so parents were also given lessons by PM himself to cope up with children during this examination. Yeah, Kriti, request you to stay with us. Let me also now welcome Ashok Kumar Pandey ji, who is with us in the studio. He's an Indian educationist. So to begin with, what do you think, Pariksha Pe Charcha, why is this so especially relevant for students, teachers and parents in today's world? Yes, a very nice question to begin with. And I think the beauty of this Pariksha Pe Charcha lies in the fact that it has nothing to do with Pariksha. And it has to do with everything else, you know, building resilience, growth, continuous improvement, you know, bringing in the real value of education, you know, and then taking this examination as a process to go on that trajectory and not at all allowing examination to become your stress, to make it your ally, to make it your friend, you know. In the earlier episodes of PPC, the Prime Minister has focused on that, you know, it is a festival, you know, enjoy it. If we start looking at that, you know, revamped, as your reporter just mentioned, that, you know, everybody is looking at examination from a different lens now for the 5-6 years. Otherwise, it used to be such a phobia, a fear or a stress, and now it has brought into the realm of an event or a stage in one's life where it can help you grow. It can help you learn new things. It can help you
bring into the focus that examination is not what we should focus on. We should focus on growth. Growth. We should focus on learning. We should focus on our responsibilities. You know, the responsibility of the students, the teachers, the parents. You know, I think more than the students, it is a master class for the teachers and parents, in my opinion. Yes, indeed, I would agree with you. Well, there were as many as 5 crore registrations on the MyGov portal for this year's Pariksha Pe Charcha as compared to I think over 2 crores last year. Yeah. So what does these huge and growing numbers tell us about the popularity? So that speaks of the popularity. Yeah. So you see, I mean, 25%, 30%, 40%, this has been the increase in the total registrations. It means that there was a big vacuum and a big myth surrounding the examinations. And everybody was kind of committed to only one narrative of examination, that it is a big event, you have to be stressful. If you want to achieve anything in life, you must fear examination. You know, that was the narrative. But the Prime Minister's PPC has absolutely busted that myth and has changed that narrative. And what is the new narrative now? That this is developmental, it is growth oriented, it is directional, you see, and it is something that you should feel very happy about. And what is the fact that Prime Minister has introduced this program, for the students every year now during the time of the exams? Tell us about his thought process of attaching this great importance to the youth of the country. So I think apart from being the Prime Minister of this huge and great country, I think he was very sensitive as a human being, and he must have studied the whole pattern year on year, and he was aware of the fact that how much damage this high stake examination and the fear surrounding it is causing to the students, and that is why probably it occurred to him that I had to take it in a different paradigm, you know. So as a very sensitive person, as a person who wanted to connect directly with the young population, as a person who thought that these are the students who are 15, 16 years old today, and 20 years down the line, they will be the prime movers of Vikasit Bharat, and therefore he has to nurture them, he has to support them, he has to share with them the leadership lessons, he has to be an inspiration for them, and he has to bring all those values in the narrative of examination in this country. Indeed. Now, almost all the students who participated in this Pariksha Pe Charcha's 8th edition, they all spoke of Prime Minister's positivity. Well, it was a different environment chosen this time. What do you speak of the venue and, of course, the extent to which, the openness with which the interaction was going on? Absolutely. So this openness is increasing year after year. And Prime Minister is always known for doing things in a very, very different and in a very, very special manner, you know. And therefore, he wanted to give a very special experience to the students. And that is his brand, you know. That is his way of doing things. And it is no wonder that the children are directly connecting with him now, you know. They are, of course, they know that he is the great Prime Minister of a great country, that is fine. But they are looking in him as somebody who is elderly, who could be a force of inspiration around them, who could answer their questions, you know, and they have full trust in the wisdom that the Prime Minister is sharing with them. Okay, and this time you've been associated with Pariksha Pe Charcha over the years. This time it is a podcast version also that will be incorporated with this interaction. There are 36 episodes, and from Deepika Padukone to Avni Lekra, you know, a lot of people from all walks of life are going to give their tips. So what has been the, what has been the thought process behind this? So the thought process is, in my opinion, that the Prime Minister thinks that, you know, the agenda has been set, and the agenda is that examination is a festival. Yes. Enjoy it. Yes. Right? If that is the agenda, then it is very natural also that the children obviously will have concerns about their future, about their careers, and therefore he wants to bring in people from all walks of life who can share their experiences. Because everybody who has become somebody today must have had a journey of ups and downs, must have had a journey where there were uncertainties, were questions, apprehensions. If they come directly and talk with their experience and conviction, I think that will be more impactful on the children.
So I think that could be the thought behind Yeah, and in fact, there are, technology, finance experts, YouTubers, influencers, and of course, spiritual gurus as well. Absolutely. So all the holistic message of, probably this is something, when as a student, of course, if you think the Prime Minister is taking such keen interest in giving us one platform every year to talk about only stress, and like you mentioned, to treat exams as a festival, as just a phase, just a step, and not the end of everything. Absolutely, absolutely. So I think there is a pattern in it, and the pattern is that you have to be a very good person. Now, if you have to be a good person, you have to be a good person physically, mentally, intellectually, and spiritually. And therefore, the society, the teachers, the parents, everybody has to put in their inputs at all levels. And when we talk of holistic development or the wholesome personality, we cannot ignore, there is no trade-off between 1 and 2 and 3. We have to take care of everything. And if people from all walks of life, they come and share their experiences, that how maintaining a physical fitness has worked, how maintaining a positivity has worked, how maintaining a spiritual balance has helped them, I think children will take it. Of course, during the interaction at Sundar Nursery, at one point in time, what the Prime Minister did was make everybody sit quietly, listen to the sounds of nature. Absolutely. So that, he said that, what did you hear? And this was, in fact, to a response, if I'm not wrong, to somebody who said that I'm often distracted and I don't know what to think. So, in fact, went back to that student and said, what did you feel now? You came back to the present moment. So, yes, he's giving an important message of, going back to our roots of yoga, practicing meditation. Absolutely, absolutely. So what I think is that in the previous episodes, Prime Minister gave pointed answer to pointed questions. Yes. Sir, how can I manage stress? Sir, how did you manage stress? Sir, my parents say that no, you should study all the time. They were very pointed questions. And he loved answering them. But I think in his thoughts, probably this thing came to him that this time I should give them a practical experience. That how you can go in a stillness of mind, how can you be mindful, how you can give a break from all the distractions of life, and bring those people, as you mentioned earlier. I think he has a rethought about the whole thing. Yes, and it has gotten well, seems like, with these students. Also, a thought on technology. Well, this question figured even in the questions which were asked to the Prime Minister. How should one use technology in a good way? Now, this I'm asking for the students who are often, exposed to so many multiple social media domains. And at the same time, they have to practice these tests, they go on to their schools, of course, discuss with every new social media trend with their friends. So in such a scenario, how do they keep themselves focused? Now, this is a question I'm asking you even as an educationist. So I'll come to this answer. You take it forward. Yeah, you want a break, sir? No, this is... okay. Yeah, let me put it. Sir is also an educationist. He's been associated with let me give you a little bit more time. We have a student with us who is so let's listen to him. Let's go to Sahil Sharma now. He's a participant. He's been the participant at this year's Pariksha Pe Charcha 2024. Sahil, welcome to the program on DD India. Well, would you like to share with us your experience of being a part of this program, and if you could tell us any one thing that you liked very much about interacting with the Prime Minister? Thank you, ma'am. First of all, very many thanks to you for giving me this opportunity to put my views on my experience of Pariksha Pe Charcha 2024. Well, first of all, I'm Sahil Sharma and I'm from Yamunanagar district of Haryana, and I got this opportunity from my school at Pariksha Pe Charcha, which was 7th edition, held in 2024, and I performed as an anchor in that program. And our Honorable Prime Minister, sir, shared his views on stress management for students, because at exams time students are very stressed for their examinations, and there were many points given by our Prime Minister, sir. He told us about a book which he has written known as Exam Warriors, and he has given about 34 warrior mantras which are useful for a student for managing the stress. And I remember some of them which he shared with us, which are like
he said that exams are like festivals and we should celebrate them. We should not take them like it is not that much serious situation. They are like festivals. So as we celebrate the festivals, we should celebrate exams like that. And another thing that he told us that was that we should be exam warriors, not warriors. We should be fighting with exams like a warrior, and we should not worry for exams. And he also told that knowledge is permanent. So we should pursue the knowledge. We should not go on the mark sheet because knowledge is utmost important. And a lot of things were told by Prime Minister Sir. And at the end, it was a very great experience he shared with us. And it was a wonderful experience for me that I shared my views with Honorable Prime Minister Sir. And I got a solution of my problems as well. And I was the medium of expressing other students' views also. And that's all. So after the program, did you tell your friends about it? And if given a chance, would you like to participate in the program once again? Yes, ma'am. I was very excited, and when my friends asked about it, I shared my experience with them, and they were all also excited by seeing me on the television for the first time. And it was the greatest opportunity for me up to till my life. And if I ever get opportunity like this again, I'm always ready to pursue it, and I am always eager to do that. Okay, before I let you go, Shahil, is there anything else you want Pariksha Pe Charcha to include in the years ahead? You must have seen this year's interaction. It was outside in the lawns of Sundar Nursery. So anything you would want to say to be included in Pariksha Pe Charcha as a format? Yes, ma'am. Like this time, Pariksha Pe Charcha was a little bit different. It has been held in the open area, and Prime Minister Sir has been interacting with the students a little bit informally. Like the previous one were very formal, so at that time students are not that much comfortable to express their views. But this time it was very good, and I liked it a lot. And I think that some things can be added more and more. Like more and more students should get the opportunity to represent their views. And I have not any another suggestion for it, because this time it was the best ever. Okay, Shahil, thank you very much for being with us on DD India. Sir, you know, these experiences are etched forever in the hearts and minds of students. That's why this is a lifetime experience. So congratulations, Shahil, to you and your friends. The earlier question was about technology. Yeah. I'm sure the children must have asked something about it. I do not have the access right now, but what I take it as that technology is a tool. Dependence on technology for doing good is important, but over dependence on technology, where technology kind of masters you and starts dictating what you should do and what you should not do, that is bad, right? Taking from the standpoint of education, you know, it has to make a lot of contribution in making learning personalized, in in bringing in new innovations in your pedagogy, you know, and making some of the jobs which you do and invest a lot of time in doing it manually, the technology can free you up from that, you see. So there is a great use of technology for the teachers, for the principals, for the students, you know. But yes, responsible use of technology is something which children should be taught about, right? That you should know, you know, there is something called, you are using something for utility, you know, upayogita. But if you're using something for fun, something for entertainment, something for whiling away time, something which is purposeless, that is where the danger lies. Some countries have banned, you know, this social media portal, Instagram, Australia, to name a few of them. Yeah. Do you think, you know, social media platforms, like you are mentioning, excessive use of them becomes Absolutely. really gives you actually the problems of anxiety, among other things. Yeah. So do you think probably going to ban such platforms is an alternative to the problems? Personally, I would not go for banning it. I will go for education. I will go for moderation. I will go for regulation. And yet, you know, we keep telling that the children should have their voice, they should have their choice, you know. We have to build and recognize and acknowledge their agency, their potential, their creativity. And then when there is a tool available to do all these things, and you say that, hey, you are banned from it, I think it will have a great boomeranging effect. So therefore, my answer is some kind of moderation and regulation and parental check, teachers check, and a self-restraint.
I think that is one quality that we have to develop in our young children. And That how self-restraint can come from meditation, the practice of a meditation. lot of things, from a lot of things, from seeing your role models, from seeing your parents, from seeing your teachers, and being very, very focused and committed to your goal. And then ability to recognize that in reaching my goal, what are the distractions, what are the leakages. If that recognition comes, I think that problem can be solved, in my opinion. Okay, the question I asked the student as well, what changes do you think, or what more can be incorporated in this format, which is already very successful, let me say that, Pariksha Pe Charcha. Yeah, it is. So you are challenging me to give a new advice to the Prime Minister, which I take with a lot of humility. But the whole idea is, as the Shahil said, and I liked it, that more and more children should get opportunity. And since I am from the other side of the table, being a teacher, I think it would be great if the Prime Minister can organize a program like this for teachers. Oh. Okay, let's begin with 50 teachers to begin with. What is the teacher's role? I always advocate that what all lessons he is giving to the children, there is a very indirect lesson for the teachers, that in your teacher development program, how can you incorporate these things, in your assessment programs, after all, board exam is only one, but the rest of the exams are happening internally. So how those assessments can be modified or adapted to the new scheme, where automatically stress factor for the external examination reduces to zero, isn't it? So the new assessments is coming, holistic development progress card is coming, the Parakh, the new paradigm in NEP is coming. So I think if teachers listen to the Prime Minister directly, what is in his mind and what is his vision, I think that will have a huge impact on the teaching community. Okay, one thing that the students, these 36 students, most of them said that we have a certain way of, experiencing life, experiencing our careers, but when we try and tell that to our parents, sometimes there is friction. Yes. And what the Prime Minister, whatever I also understood, the one thing that Prime Minister said is to understand your parents and then try and convince them. Absolutely. So you think something regarding parents can also be touched upon? Yeah, absolutely, absolutely. So what Prime Minister is trying is to build a dialogue between the parents and the students, because a situation very quickly arises when the students are more influenced by their peer group and more influenced by what they hear in the media, what they read, and there is a kind of almost normalized thing that ignore the parents, वो तो बोलते ही हैं ऐसा, so I think the parents have to get out of that image that they have formed, that they are always on the other side and the children are on the other side. That should not happen, in my opinion. Okay, let's just quickly rewind for the benefit of our viewers some of the important snippets of Pariksha Pe Charcha 2025. Play it. भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाएगा। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना, इसका मतलब आप पर प्रेशर है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते हैं। This message of the Prime Minister to not, be pressurized and just keeps your eyes set on the goal. Now, many students are going to be preparing for their exams. Your advice to the students? So my advice can never be better than what the Prime Minister has already said. But this pressure thing, I only want to underline it or reinforce it, that the moment you think that you are under pressure, I think the children should think that God has given me a signal that I have to do something different. So that is a divine message that you are stressed. Oh yes, now how do I make this stress my friend? And how do I change the trajectory of my preparation,
of my looking at things, or not allowing this pressure to overwhelm me. I think that is what, if they do, nothing else will impact them. Okay, and some very practical tips that the Prime Minister gave: setting small tasks, Yes. doing those tasks which are, in your daily tasks, doing those ones which are difficult first, and challenging yourself throughout. Absolutely. So that, absolutely. you So that feel is like why- a winner. That is why I call this not Pariksha Pe Charcha. I call it a master class. Yes. And I've been saying it for the last 5 years, So these are the tips which you go and you get it in a leadership program, The top CEOs in the leadership program, they learn and teach this, how to set goals, take small steps. One small step can have a very huge, gigantic impact on the results. Okay, let's go live. Prime Minister Narendra Modi is also now going to embark on his visit to France and the United States of America. He is going to France on the invitation of French President Emmanuel Macron. This is to attend the AI Action Summit. So this program of Pariksha Pe Charcha coming close also, and Prime Minister Narendra Modi heading for another foreign tour, this one to the France and United States. In France, he is going to attend the AI Action Summit. Well, the AI Action Summit, countries are going to gather and, strategize on the responsible role of artificial intelligence in today's world. And of course, a lot of bilateral meetings will be held both in the United States of America and in France. In fact, Prime Minister Narendra Modi is one of the very few leaders who have been invited just in the 2 weeks that US President Donald Trump has taken charge of. Prime Minister Narendra Modi there departing for France. So this is coming live from New Delhi. So Prime Minister Narendra Modi will co-chair the AI Action Summit with President Emmanuel Macron, which begins today. Mr. Modi will also hold key bilateral discussions, inaugurate India's new Consulate General in Marseille, France. And this visit is going to be a major step in boosting India's global reach and collaboration. This summit will focus on establishing ethical and responsible guidelines for artificial intelligence. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to the United States on February 12th for a 2-day working visit focused on trade, strategic cooperation and technology partnerships. So with these groundbreaking initiatives unfolding in France and a strategic visit planned to the United States, India is at the forefront in shaping a future that is inclusive, secure and innovative. Yeah. And Ashok Kumar ji remains with us. No, Okay. sir. Okay. We are still in the program. Oh, I Very see. quickly, sir, you are summing up thoughts on Pariksha Pe Charcha. Oh, yes. So, as I said before, the Prime Minister has taken a great initiative for the millions of children of this country, and all these children, they were looking for some force such as the Prime Minister to intervene in their life, and that too at such a crucial, critical juncture as the board examination. And I can tell you with my experience since 2018, when this program began, that the narrative is changed. The stress around and the pressure points around the board examination are loosening, and they're loosening very fast. And that is why I cannot say anything more than just expressing my gratitude to the Prime Minister of this country on behalf of millions of children. That's a great note to wind up the discussion here. Thank you very much, Ashok Kumar Pandeyji, for being with us. Well, that is the intention of Pariksha Pe Charcha as envisaged by Prime Minister Narendra Modi, to reduce the stress and take exams as not just everything, but a phase, a stepping stone in life. With that thought, we give our best wishes to all the students who are preparing for their board exams. Perform to your best. And that is where you can make your parents and teachers proud. Thank you very much for tuning in. News and updates continue on DD India. Namaskar.